हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ-साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ाई करेंगे गणित की, जिसमें क्लास 6 में समझेंगे ज्यामिति के आकारों को बनाने के यंत्र के बारे में। उसके बाद क्लास 7 में जानेंगे रैखिक सममिति और घूर्णन सममिति को। फिर क्लास 8 में हम लोग समझेंगे घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल को। फिर हम भारत में उद्यमी बनने की रोमांचक कहानियां सीरीज के अंतर्गत आज फिर देखेंगे एक प्रेरणादायक कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की गणित की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। आज हम देखेंगे दंडालेख से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं एवं साधारण गलतियां। मिथ्या धारणा 1, निम्न में से कौन सी आकृति दंड आलेख यानी बार ग्राफ है, यह ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आकृति 1 में खींचे गए दंड क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल है और आकृति 2 में खींचे गए दंड ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल है। कुछ बच्चे यह सोचते हैं कि दंड आलेख में सिर्फ ऊर्ध्वाधर रूप से ही दंड खींचे जा सकते हैं, क्षैतिज रूप से नहीं। इस मिथ्या धारणा के कारण वे सोचते हैं कि आकृति 1 में दंडालेख नहीं दर्शाया है, जबकि आकृति 2 में दंडालेख दर्शाया है। इसलिए वे दिए प्रश्न का जवाब ऑप्शन 1 यह देते हैं, लेकिन यह गलत जवाब है। सही समझ यह है कि दंडालेख में दंड ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज दोनों प्रकार से खींचे जा सकते हैं। इसलिए यहाँ दोनों आकृतियों में दंडालेख दर्शाए गए हैं, यानी कि ऑप्शन 2 सही जवाब है। मिथ्या धारणा 2, नीचे एक दंडालेख दिया गया है। यह आलेख एक गांव में जून से सितंबर के बीच हुई बारिश को दर्शाता है। यह आलेख पढ़कर पता कीजिए कि गांव में सितंबर के महीने में कितनी बारिश हुई। कुछ बच्चे दंडालेख में दी गई इकाई यानी यूनिट को नजरअंदाज करके सिर्फ खाने यानी बॉक्स गिनकर जवाब देते हैं। जैसे यहाँ उन्हें जवाब प्राप्त होता है 9 मिलीमीटर, जो कि एक गलत जवाब है। इसलिए ऑप्शन 1 गलत जवाब है। सही समझ यह है कि दंडालेख से सूचना प्राप्त करते समय पैमाना यानी स्केल क्या लिया गया है, इस पर ध्यान देना आवश्यक है। जैसे यहाँ 1 इकाई बराबर 100 मिलीमीटर है, मतलब 1 इकाई लंबाई 100 मिलीमीटर बारिश को दर्शाती है। सितंबर के दंड की ऊंचाई 9 खाने हैं, यानी कि सितंबर महीने में 9 गुणा 100 मिलीमीटर बराबर 900 मिलीमीटर बारिश हुई, यानी कि ऑप्शन 2 सही जवाब है। अब चलिए एक उदाहरण के माध्यम से दंड आलेख खींचते समय की जाने वाली कुछ गलतियों के बारे में जानते हैं। सवाल, विभिन्न वर्षों में एक दुकानदार द्वारा बेची गई टीवी की कुल संख्या निम्न सारणी में दर्शाई गई है। अपनी पसंद का पैमाना चुनकर दी गई जानकारी को दंडालेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। गलती 1, कुछ बच्चे दंडालेख का पैमाना चुनते वक्त योग्य पैमाना नहीं चुनते। जैसे मान लीजिए 1 इकाई लंबाई बराबर 100 टीवी लेकर
वे दंड खींचने का प्रयास करते हैं। वे इस प्रकार दंड की लंबाइयां प्राप्त करते हैं और दंडालेख खींचने का प्रयास करते हैं। हालांकि वे दंडालेख सही प्रकार से बना पाते हैं, लेकिन दंडों की लंबाइयां बहुत छोटी होने के कारण उन्हें दंड खींचने में काफी कठिनाई होती है। यहाँ हम देखते हैं कि सभी संख्याएं 10 की गुणज है, इसलिए हम 1 इकाई लंबाई बराबर 10 टीवी ले सकते हैं। इससे हमें दंडों की लंबाइयां इस प्रकार प्राप्त होगी। अतः हम इस प्रकार आसानी से दंड आलेख खींच सकते हैं। गलती 2, कुछ बच्चे दंडालेख के क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा को नाम नहीं देते। इसी तरह वे पैमाना नहीं लिखते। वे रेखाओं को नाम देना या पैमाना लिखना जरूरी नहीं समझते या उन्हें लिखना भूल जाते हैं। इस तरह की साधारण गलतियों के कारण दंडालेख से जानकारी हासिल करने में कठिनाई आती है। इसलिए ध्यान रहे, दंडालेख पर पैमाना दर्शाना आवश्यक है। साथ ही साथ क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं पर क्या लिखा जा रहा है, उनके उचित नाम दर्शाना भी आवश्यक है। गलती 3, कुछ बच्चे दंड खींचते समय उनकी चौड़ाई समान नहीं रखते। इसी तरह कुछ बच्चे दंडों के बीच की दूरी समान नहीं रखते। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सभी दंडों की चौड़ाई समान होनी चाहिए एवं दंडों के बीच की दूरी भी समान होनी चाहिए। तो आज हमने देखी दंड आलेख से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं। आज हम सीखेंगे ज्यामिति के आकारों को बनाने के लिए आवश्यक निम्नलिखित यंत्रों के बारे में। आपने अपने ज्यामिति बॉक्स यानी ज्योमेट्री बॉक्स में इस प्रकार की वस्तुएं जरूर देखी होंगी। आज हम ज्यामिति में इनके महत्व को समझेंगे। चलिए पहले बात करते हैं इस वस्तु की। इसे हम एक रूलर अथवा सीधा किनारा कहते हैं। ध्यान से देखने पर आप पाएंगे कि अक्सर इसके दोनों तरफ चिन्ह अंकित किए होते हैं। इसके एक किनारे के अनुदिश सेंटीमीटर में चिन्ह होते हैं और दूसरे किनारों पर इंचों में चिन्ह होते हैं। इन चिन्हों के आधार पर रूलर हमें रेखाखंडों को खींचना एवं उनकी लंबाइयां ज्ञात करने में सहायता प्रदान करती है। अब इस वस्तु को देखिए, इसमें पेंसिल रखने का स्थान है। पेंसिल रखने पर हमें इसके 2 सिरे प्राप्त होते हैं। इसे हम एक प्रकार यानी कंपास कहते हैं। इसे हम चाप यानी आर्क और वृत्त यानी सर्कल बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। प्रकार को समायोजित यानी एडजस्ट कर नुकीले सिरे और पेंसिल के सिरे में दूरी बढ़ाई या कम की जाती है। इस प्रकार में वांछित दूरी ली जा सकती है। इसी के साथ हम प्रकार का प्रयोग बराबर लंबाइयों को अंकित करने के लिए एवं परस्पर लंब रेखाएं यानी परपेंडिकुलर लाइंस बनाने के लिए करते हैं, लेकिन हम इसका उपयोग लंबाइयों का मापन करने के लिए नहीं करते। अब इस वस्तु को देखिए, यह प्रकार की तरह जरूर है, लेकिन इसके 2 नुकीले सिरे हैं। इसे हम एक डिवाइडर कहते हैं। इसका प्रयोग लंबाइयों की तुलना करने के लिए किया जाता है। ज्यामिति बॉक्स में हम 2 त्रिभुजाकार यंत्र भी देख सकते हैं। इनमें से एक त्रिभुजाकार यंत्र में भुजाएं 90 डिग्री, 45 डिग्री कोण बनाती है और दूसरे त्रिभुजाकार यंत्र में भुजाएं 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री कोण बनाती है। इनके समकोण बनने वाली भुजाओं पर सेंटीमीटर में चिन्ह होते हैं। इन्हें हम सेट स्क्वायर कहते हैं। इनका प्रयोग लंब रेखाओं और समांतर रेखाओं को खींचने के लिए किया जाता है। आपने अपने ज्योमेट्री बॉक्स में यह वस्तु जरूर देखी होगी। क्या आप बता सकते हैं इसे क्या कहते हैं एवं इसका उपयोग क्या है? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इसे हम चांदा यानी प्रोट्रैक्टर कहते हैं। इसका उपयोग हम कोण को मापने के लिए करते हैं। इसके वक्रीय किनारे यानी एज को
180 बराबर भागों में विभाजित किया होता है, जहाँ प्रत्येक भाग एक अंश यानी डिग्री कहलाता है। मापन हेतु इस पर बाई और दाई दोनों ओर से 0 से 180 तक चिन्ह अंकित किए होते हैं। इसका उपयोग हम कोण बनाने के लिए अथवा कोण का मापन करने के लिए करते हैं। ध्यान रहे, जैसे हम लंबाई को मीटर में, वजन को किलोग्राम में मापते हैं, ठीक इसी प्रकार हम कोण को अंश यानी डिग्री में मापते हैं, जिसे इस चिन्ह से दर्शाया जाता है। तो आज हमने सीखा ज्यामिति के आकारों को बनाने के लिए आवश्यक निम्नलिखित यंत्रों के बारे में। अगले वीडियो में हम देखेंगे इनसे संबंधित कुछ उदाहरण। आज हम देखेंगे ज्यामिति में प्रयोग होने वाले कुछ यंत्रों से संबंधित उदाहरण। स्पष्ट कीजिए, दिए चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलैटरल की सम्मुख भुजाएं यानी ऑपोजिट साइड्स बराबर है। ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका है कि हम प्रत्येक रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट की लंबाई मापें। किसी भी रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए हमें रूलर और डिवाइडर आवश्यक है। मान लीजिए हमें रेखाखंड AB की लंबाई ज्ञात करनी है। इसके लिए हम डिवाइडर का एक नुकीला सिरा बिंदु A पर रखेंगे और डिवाइडर को खोलकर इसका दूसरा नुकीला सिरा बिंदु B पर रखेंगे। अब डिवाइडर के फैलाव में कोई परिवर्तन किए बिना इसके एक नुकीले सिरे को रूलर के 0 पर रखेंगे और ज्ञात करेंगे कि दूसरा सिरा रूलर के कौन से चिन्ह को दर्शाता है। जैसे यहाँ यह सिरा 7 को दर्शाता है। चूँकि मापन के लिए हमने सेंटीमीटर में अंकित चिन्हों का प्रयोग किया है, इसलिए रेखाखंड AB की लंबाई है 7 सेंटीमीटर। इसी विधि के साथ हम BC बराबर 3 सेंटीमीटर, CD बराबर 7 सेंटीमीटर और DA बराबर 3 सेंटीमीटर ज्ञात कर सकते हैं। मापों को देखकर अब हम यह कह सकते हैं कि यहाँ AB बराबर CD है और BC बराबर DA है, यानी कि दिए चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर है। हम सिर्फ रूलर की सहायता से भी लंबाई का पता कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ सावधानियां बरतनी होगी। जैसे हम रूलर को AB के अनुदिश इस प्रकार रखेंगे कि रूलर के 0 को दर्शाने वाला चिन्ह A के ठीक सम्मुख होगा। फिर हम देखेंगे कि बिंदु B रूलर के कौन से चिन्ह के ठीक सामने है। ध्यान रहे, रूलर पर चिन्ह देखते समय आंख चिन्ह के ठीक ऊपर रखना जरूरी है। इससे हमें AB की लंबाई ज्ञात होगी 7 सेंटीमीटर। अगला उदाहरण, चांदे यानी प्रोटेक्टर के उपयोग से कोण DBC का माप ज्ञात कीजिए। अगर हम कोण DBC को देखेंगे तो हमें पता चलता है कि बिंदु B इस कोण का शीर्ष है और BD और BC इस कोण की भुजाएं हैं। कोण का माप ज्ञात करने के लिए हम चांदे को कोण पर इस प्रकार रखेंगे कि इसका मध्य बिंदु शीर्ष B पर आए और इसकी सीधे किनारे पर दर्शाई गई रेखा, जिसे हम शून्य किनारा भी कहते हैं, कोण DBC की किसी एक भुजा को पूरी तरह से ढक ले। जैसे यहाँ वह रेखा BC को पूरी तरह से ढक रही है। अब यहाँ चांदा कोण पर सही प्रकार से रखा गया है, इसलिए हम कोण का माप ले सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कोण मापने के लिए यहाँ हमें कौन सी स्केल लेनी होगी, बाहर दर्शाई हुई या अंदर दर्शाई हुई? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, हमें वह स्केल चुननी होगी जिस पर अंकित 0 डिग्री भुजा के दूसरे बिंदु C के पास हो। चूंकि यहाँ अंदर वाली स्केल का 0 डिग्री C के पास है, इसलिए हम अंदर वाली स्केल चुनेंगे। अब हम देखते हैं कि कोण की दूसरी भुजा अंदर वाली स्केल के 70वें भाग को दर्शा रही है, इसलिए हम कोण का माप लिखेंगे 70 डिग्री। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोण DBC बराबर 70 डिग्री है। तो आज हमने देखे ज्यामिति में प्रयोग होने वाले कुछ यंत्रों से संबंधित उदाहरण। आज हम देखेंगे ज्यामिति में प्रयोग होने वाले कुछ यंत्रों से संबंधित गलतियां। गलती 1, ज्यामिति की आकृति बनाते समय बच्चे यह ध्यान नहीं रखते कि खींची गई रेखाएं यानी लाइंस पतली होनी चाहिए और बिंदु यानी पॉइंट्स छोटे होने चाहिए। मोटी रेखाएं या बिंदु
मापन में भ्रम उत्पन्न करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, पतली रेखा के कारण यहाँ हमें माप 11.5 सेंटीमीटर प्राप्त होता है, जबकि मोटी रेखा एवं मोटे बिंदुओं के कारण यहाँ माप 11.7 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। लेकिन बिंदु मोटे होने के कारण डिवाइडर ठीक स्थान पर नहीं रखा जाता, जिससे रेखाखंड की गलत लंबाई प्राप्त होती है। गलती 2, कुछ बच्चे पेंसिल को नुकीला बनाकर नहीं रखते। ध्यान रहे, जितनी नुकीली पेंसिल उतनी ही पतली उसके द्वारा बनाई गई रेखा होगी और ज्यामिति का आकार बनाते समय गलती होने की संभावना उतनी ही कम होगी। लेकिन अगर पेंसिल नुकीली नहीं होगी तो रेखा मोटी आएगी, जिससे आकार बनाते समय गलती होने की संभावना बढ़ जाएगी। गलती 3, अक्सर बच्चे एक ही पेंसिल प्रकार यानी कंपास के लिए और रेखाएं खींचने के लिए प्रयोग करते हैं। ध्यान रहे, अगर आप 2 पेंसिल रखेंगे तो एक पेंसिल प्रकार में हमेशा निश्चित रहेगी, जिससे पेंसिल के नुकीले सिरे का घिसाव कम होगा और साथ ही साथ पेंसिल को बार बार प्रकार में रखने निकालने की कठिनाई को भी दूर किया जा सकता है। गलती 4, अक्सर बच्चे डिवाइडर का उपयोग किए बिना सिर्फ रूलर के उपयोग से किसी रेखाखंड का माप ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह गलत विधि है, क्योंकि अक्सर आंख को चिन्ह के ठीक ऊपर नहीं रखा जाता, जिसके कारण माप गलत प्राप्त होता है। डिवाइडर के नुकीले सिरे रेखाखंड पर एवं रेखा के सही चिन्हों पर रखे जा सकते हैं। इससे मापन में गलती होने से बचा जा सकता है। गलती 5, प्रकार के लिए अंग्रेजी शब्द है कंपास, जो कि चुंबकीय कंपास से मिलता जुलता है। इससे कुछ बच्चों की मिथ्या धारणा बन जाती है कि ज्यामिति के कंपास का चुंबकीय कंपास से कोई न कोई संबंध जरूर है, लेकिन यह एक गलत समझ है। इन दोनों में कोई भी संबंध नहीं है। तो आज हमने देखी ज्यामिति में प्रयोग होने वाले कुछ यंत्रों से संबंधित गलतियाँ। कोरोना वायरस का खतरा होगा कम जब हाथों को बार बार धोएंगे हम। साथियों, जब आपके हाथ गंदे हों, खांसने और छींकने के बाद, किसी भी सतह या वस्तु को छूने के बाद, शौचालय के इस्तेमाल के बाद, खाना बनाने, परोसने, खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। पानी को बर्बाद न करें। हाथों को साबुन से मलते समय पानी का नल बंद रखें। हाथ धोते समय आप हाथ धोने के चरणों का पालन करें। पहले हथेली से हथेली, फिर हथेलियों के पीछे, अंगुलियों के बीच में, अंगुलियों के पीछे, अंगूठे के तले पर और आखिर में अंगुली के नाखूनों को अच्छी तरह धोएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी। आज हम सीखेंगे रैखिक सममिति और घूर्णन सममिति के विषय में। इस आकृति को देखिए। क्या आप बता सकते हैं कि यह आकृति सममित यानी सिमेट्रिक है अथवा नहीं? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यदि हम इस आकृति के मध्य से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा यानी वर्टिकल लाइन खींचते हैं तो यह रेखा आकृति को 2 ऐसे बराबर भागों में बांटती है जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, यानी कि वे एक दूसरे से हूबहू मेल खाते हैं। इस प्रकार जब कोई ऐसी रेखा प्राप्त की जा सके जिसके अनुदिश उस आकृति को मोड़ने पर उसके दोनों भाग परस्पर संपाती यानी कोइंसाइड हो जाएं, तब आकृति में रैखिक सममिति होती है। इसलिए इस आकृति में रैखिक सममिति है, यानी कि यह आकृति सममित यानी सिमेट्रिक है। इसी तरह हम इस आकृति में एक क्षैतिज रेखा भी खींच सकते हैं जो इसे 2 ऐसे बराबर भागों में बांटती है जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। हम कह सकते हैं कि यह भी एक सममित रेखा है। इन 2 रेखाओं के अलावा और कोई भी ऐसी रेखा नहीं है जो आकृति में रैखिक सममिति दर्शाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस आकृति में
दो सममित रेखाएं हैं। घूर्णन सममिति में आकृति की घूर्णन के पहले की स्थिति और घूर्णन के बाद की स्थिति एक जैसी होती है। अब जरा सोचिए, क्या इस आकृति में घूर्णन सममिति यानी रोटेशनल सिमेट्री भी है? सोचिए सोचिए। घूर्णन सममिति की जांच करने के लिए हम इस आकृति पर एक बिंदु दर्शाएंगे। ध्यान रहे, यह बिंदु आकृति का हिस्सा नहीं है। अगर इस आकृति को इसके केंद्र के परित यानी चारों ओर घुमाया जाता है तो हम देख पाते हैं कि 180 डिग्री के घूर्णन पर आकृति हूबहू प्रारंभिक आकृति से मिलती है। इसी तरह हम यह भी देखते हैं कि यह आकृति 360 डिग्री के घूर्णन पर फिर से प्रारंभिक आकृति से हूबहू मिलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस आकृति में घूर्णन सममिति है। चूंकि एक पूरे चक्कर में आकृति 2 बार प्रारंभिक आकृति से हूबहू मिलती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आकृति में क्रम 2 की घूर्णन सममिति है। इस तरह से इस आकृति में रैखिक सममिति और घूर्णन सममिति दोनों हैं। अब इस आकृति को देखिए और बताइए कि इसमें रैखिक सममिति और घूर्णन सममिति है या नहीं। इस आकृति में हम किसी भी प्रकार से एक सममित रेखा नहीं खींच सकते जिससे कि हमें आकृति के 2 ऐसे भाग मिले जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आकृति में रैखिक सममिति नहीं है। क्या इसमें घूर्णन सममिति है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। हम इस आकृति पर एक बिंदु दर्शाएंगे। ध्यान रहे, यह बिंदु आकृति का हिस्सा नहीं है। हम देखते हैं कि 180 डिग्री के घूर्णन पर और 360 डिग्री के घूर्णन पर आकृति प्रारंभिक आकृति से मेल खाती है। चूंकि एक पूरे चक्कर में आकृति 2 बार प्रारंभिक आकृति से मेल खाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आकृति में क्रम 2 की घूर्णन सममिति है। अब चलिए इस आकृति की बात करें। यह एक वृत्त यानी सर्कल है। वृत्त पर अपरिमित रूप से अनेक बिंदु होते हैं। हम वृत्त के केंद्र में से जाने वाली कोई भी रेखा खींचेंगे तो वह रेखा वृत्त को 2 ऐसे बराबर भागों में बांटती है जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। इस तरह से वृत्त में रैखिक सममिति है। वृत्त के केंद्र से जाती हुई अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वृत्त में अपरिमित रूप से अनेक सममित रेखाएं हैं। इसी तरह हम घूर्णन सममिति की जांच करने के लिए वृत्त पर एक बिंदु दर्शाएंगे। ध्यान रहे, यह बिंदु आकृति का हिस्सा नहीं है। अब हम वृत्त को किसी भी कोण जैसे 0.1 डिग्री, 0.5 डिग्री, 1 डिग्री, 10 डिग्री, 80 डिग्री इत्यादि के पारित घुमाकर प्रारंभिक आकृति से हूबहू मिलती आकृति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि वृत्त में अपरिमित रूप से अनेक क्रम की घूर्णन सममिति है। अब आप जरूर पता कीजिए कि एक षड़भुज यानी हेक्सागोन में कितनी सममित रेखाएं हैं तथा इसके घूर्णन का क्रम क्या है। तो आज हमने सीखा रैखिक सममिति और घूर्णन सममिति के विषय में। आज हम देखेंगे रैखिक सममिति और घूर्णन सममिति से संबंधित उदाहरण। नीचे दी हुई आकृति में रैखिक सममिति यानी लाइन सिमेट्री और क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति यानी रोटेशनल सिमेट्री दोनों है या नहीं ज्ञात कीजिए। जब आकृति को एक रेखा के अनुदिश मोड़ने पर आकृति के दोनों भाग परस्पर संपाती यानी कोइंसिडेंट हो, यानी आकृति का एक आधा भाग
दूसरे आधे भाग का दर्पण प्रतिबिंब हो, तब हम कह सकते हैं कि आकृति में रैखिक सममिति है। यहाँ ऊर्ध्वाधर रेखा यानी वर्टिकल लाइन इस आकृति को इस प्रकार विभाजित करती है कि आकृति का बायां आधा भाग दाएं आधे भाग का दर्पण प्रतिबिंब है। इसलिए आकृति में रैखिक सममिति है। जिस रेखा के अनुदिश मोड़ने पर हमें रैखिक सममिति दिखाई देती है, उसे हम एक सममित रेखा कहते हैं। इस आकृति में ऊर्ध्वाधर रेखा की तरह क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन और तिरछी रेखाएं भी सममित रेखाएं हैं। आकृति में घूर्णन सममिति तब होती है जब घूर्णन के बाद आकृति स्थिति के अनुसार पहले जैसी ही दिखाई दे। एक चक्कर घूर्णन के दौरान अगर सिर्फ एक बार आकृति प्रारंभिक आकृति से मेल खाती है यानी पहले जैसे दिखाई देती है, तो हम कहते हैं कि आकृति में क्रम 1 की घूर्णन सममिति है। लेकिन घूर्णन करते हुए अगर आकृति प्रारंभिक आकृति से 2 या 2 से अधिक बार मेल खाती है, तो हम कह सकते हैं कि आकृति में क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति है। यहाँ हम देखते हैं कि अगर आकृति को केंद्र के चारों ओर 90 डिग्री के कोण पर घुमाएं, तो हमें प्रारंभिक आकृति से हूबहू मेल खाती आकृति प्राप्त होती है। इसी तरह अगर हम आकृति को 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री के कोण पर घुमाएंगे, तो इन स्थितियों में भी हमें प्रारंभिक आकृति से मेल खाती आकृति प्राप्त होती है। इस तरह से आकृति के एक पूरे चक्कर में ऐसी 4 स्थितियां हैं जब आकृति पहले जैसी ही दिखती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आकृति में क्रम 4 की घूर्णन सममिति है। इस प्रकार दी हुई आकृति में रैखिक सममिति और क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति दोनों हैं। अगला उदाहरण, एक चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलैटरल की रफ आकृति खींचिए जिसमें रैखिक सममिति न हो लेकिन क्रम 1 से अधिक की घूर्णन सममिति हो। एक समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम जिसका कोई भी कोण समकोण यानी राइट एंगल न हो और आसन्न भुजाओं यानी एडजेसेंट साइड्स की लंबाई भिन्न हो, इस सवाल का एक जवाब है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यह एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें हम कोई भी सममित रेखा नहीं खींच सकते, यानी कि इसमें रैखिक सममिति नहीं है। लेकिन यदि इसे केंद्र के चारों ओर 180 डिग्री के कोण पर और 360 डिग्री के कोण पर घुमाया जाए, तो हमें पहले जैसी ही आकृति दिखाई देती है। चूंकि एक पूरे चक्कर में 2 बार आकृति हूबहू पहले जैसी दिखाई देती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें क्रम 2 की घूर्णन सममिति है। इस तरह से दिए सवाल का एक जवाब है एक समांतर चतुर्भुज जिसका कोई भी कोण समकोण न हो और आसन्न भुजाओं की लंबाई भिन्न हो। क्या एक समचतुर्भुज यानी रोम्बस भी इस सवाल का जवाब हो सकता है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। समचतुर्भुज में 2 सममित रेखाएं खींची जा सकती है, यानी कि इसमें रैखिक सममिति होती है। लेकिन हमें ऐसा चतुर्भुज चाहिए जिसमें रैखिक सममिति न हो, इसलिए यह दिए सवाल का जवाब नहीं हो सकता। आप अपने दोस्तों से चर्चा करते हुए सभी चतुर्भुजों के बारे में सोचिए और पता कीजिए कि कौन से चतुर्भुज में कितनी सममित रेखाएं हैं और घूर्णन का क्रम क्या है। तो आज हमने देखे रैखिक सममिति और घूर्णन सममिति से संबंधित उदाहरण। आज हम देखेंगे रैखिक सममिति और घूर्णन सममिति से संबंधित कुछ और उदाहरण। राहुल और मनीषा नीचे दर्शाई आकृति पर चर्चा कर रहे थे। राहुल का मानना था कि इस आकृति में 2 सममित रेखाएं यानी
लाइंस ऑफ सिमेट्री है एवं क्रम 12 की घूर्णन सममिति यानी रोटेशनल सिमेट्री है। लेकिन मनीषा का मानना था कि इस आकृति में 6 सममित रेखाएं हैं और क्रम 6 की घूर्णन सममिति है। ज्ञात कीजिए राहुल की समझ सही है या मनीषा की। यहाँ राहुल ने जरूर एक ऊर्ध्वाधर सममित रेखा यानी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री और एक क्षैतिज सममित रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री खींची होगी और सोचा होगा कि आकृति में 2 सममित रेखाएं हैं। राहुल और सममित रेखाएं खींचना भूल गया होगा। इसी तरह उसने सभी कोनों की गिनती की होगी जो 12 है और समझा होगा कि यहाँ 12 कोने हैं, इसलिए घूर्णन सममिति का क्रम भी 12 होगा। यह भी गलत समझ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राहुल की समझ गलत है। आपको याद होगा कि यदि आकृति को एक रेखा के अनुदिश मोड़ने पर आकृति के 2 भाग परस्पर संपाती यानी कोइंसिडेंट हो जाएं, तो आकृति में रैखिक सममिति होती है और वह रेखा एक सममित रेखा कहलाती है। इस तरह से इस आकृति में इस प्रकार से पहली, इस प्रकार से दूसरी, इस प्रकार से तीसरी, इस प्रकार से चौथी, इस प्रकार से 5वीं और इस प्रकार से 6ठी सममित रेखा खींच सकते हैं। इसमें हम और सममित रेखाएं नहीं खींच सकते, इसलिए हम कह सकते हैं कि आकृति में 6 सममित रेखाएं हैं। घूर्णन सममिति की जांच करने के लिए आकृति पर एक बिंदु दर्शाएंगे। ध्यान रहे यह बिंदु आकृति का हिस्सा नहीं है। आपको यह भी याद होगा कि आकृति को घुमाने पर यदि वह पहले जैसी दिखती है तो आकृति में घूर्णन सममिति होती है। जिस कोण पर आकृति को घुमाने पर हमें घूर्णन सममिति दिखाई देती है उस कोण को हम घूर्णन का कोण कहते हैं। एक पूर्ण चक्कर में जितने घूर्णन के कोण होते हैं उनकी गिनती को हम घूर्णन का क्रम कहते हैं। यहाँ इस आकृति में 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240 डिग्री, 300 डिग्री, 360 डिग्री इत्यादि 6 कोणों पर घुमाने के बाद हमें घूर्णन सममिति दिखाई देती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस आकृति में क्रम 6 की घूर्णन सममिति है। इससे अब हम कह सकते हैं कि मनीषा की समझ सही है। अगला उदाहरण, नीचे दी गई सारणी को पूरा कीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला यानी इंग्लिश अल्फाबेट के अक्षर सी के मध्य से जाती हुई एक क्षैतिज रेखा इसे 2 भागों में बांटती है, जिससे ऊपरी आधा भाग और नीचे का आधा भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक सममित रेखा है। इस रेखा के अलावा और कोई भी सममित रेखा सी पर नहीं खींची जा सकती। इसलिए हम कह सकते हैं कि सी में सिर्फ एक सममित रेखा है। इसी तरह हम सी को एक पूर्ण चक्कर के लिए घुमाएं तो हम देखते हैं कि सिर्फ 360 डिग्री के घूर्णन पर सिर्फ एक बार हमें पहले जैसी आकृति दिखाई देती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सी में क्रम 1 की घूर्णन सममिति है। इसी तरह आप एन की पंक्ति स्वयं भरिए। अब तीसरी पंक्ति के इस आकार को देखिए। क्या इसमें हम कोई सममित रेखा खींच सकते हैं? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। इसमें एक भी सममित रेखा नहीं खींची जा सकती। इसलिए इस आकृति में सममित रेखाओं की संख्या 0 है। इसी तरह इस आकृति को अगर हम
120 डिग्री के कोण पर, 240 डिग्री के कोण पर और 360 डिग्री के कोण पर घुमाते हैं तो हमें पहले जैसी ही आकृति प्राप्त होती है। चूंकि एक पूर्ण चक्कर के घूर्णन के दौरान हमें 3 बार पहले जैसी आकृति दिखाई देती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस आकृति में क्रम 3 की घूर्णन सममिति है। अब आप दिए सभी आकारों के लिए सारणी को स्वयं पूरा कीजिए। तो आज हमने देखे रैखिक सममिति और घूर्णन सममिति से संबंधित कुछ और उदाहरण। हाथों को मलमल के स्वच्छ करेंगे साबुन और साफ जल से। याद रखेंगे सुमन के एस सीधे हाथ साबुन मल के, यू उल्टे हाथ रगड़ रगड़ के। याद रखेंगे सुमन के। एम मुट्ठी के ऊपर हाथ फिरा के, ए अंगूठे के ऊपर गोल घुमा के। याद रखेंगे सुमन के। एन नाखूनों को हथेली पे चमका के, कलाई के पास छल्ला बना के। याद रखेंगे सुमन के। स्वच्छ रखेंगे हाथ तो स्वस्थ रहेंगे आप। हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का अध्ययन करेंगे। मानस और थॉमस अपनी अध्यापिका के जन्मदिन के अवसर पर उनके लिए उपहार खरीद लाए हैं। थॉमस, चलो हम इस उपहार के डिब्बे को रंगीन कागज से ढककर सजा लें। मानस और थॉमस दोनों रंगीन कागज खरीदने पहुंच गए। हमें ये डिब्बा सजाने के लिए रंगीन कागज दीजिए प्लीज। रंगीन कागज का मूल्य 1 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। तुम्हें कितना कागज चाहिए? अरे मानस, हम कैसे पता लगाएंगे कि हमें डिब्बे को सजाने के लिए कितने कागज की आवश्यकता होगी? थॉमस, इस प्रश्न का उत्तर हमें गणित के जरिए मिल सकता है। इसका मतलब ये गणित का समय है। थॉमस, क्या तुम बता सकते हो कि ये डिब्बा किस आकार का है? ये डिब्बा एक घनाभ क्यूबॉइड है। बिल्कुल ठीक। मान लो इस डिब्बे की लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H है। यदि हम इस घनाभाकार डिब्बे को काटकर और खोलकर समतल कर देते हैं तो उसका जाल नेट बन जाएगा और वो कुछ इस तरह का नजर आएगा। चलो हम पहले ये पता लगाएं कि सतह 1 को ढकने के लिए हमें कितने कागज की आवश्यकता होगी। किसी भी सतह को ढकने के लिए लगने वाले कागज का नाप उसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। सतह 1 तो आयताकार है जिसकी लंबाई L और चौड़ाई H है। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई या L गुणा H होगा। और देखो थॉमस, जैसे कि तुम जानते हो घनाभ की सतह 1 और सतह 4 तो सर्वांग सम है। इसका मतलब सतह 4 को ढकने के लिए भी हमें L गुणा H कागज की ही आवश्यकता होगी। अरे वाह मानस, हमने 2 फलकों को ढकने के लिए आवश्यक कागज का क्षेत्रफल तो ज्ञात कर लिया। अब चलो हम सतह 3 को ढकने के लिए आवश्यक कागज भी ज्ञात कर लें। ये फलक भी आयताकार है और इसकी लंबाई B और चौड़ाई H है। इसलिए इसे ढकने के लिए हमें B गुणा H कागज की आवश्यकता होगी। और देखो, फलक 3 और फलक 5 भी सर्वांग सम हैं। इसका मतलब हमें सतह 5 को भी ढकने के लिए B गुणा H कागज की आवश्यकता होगी। थॉमस, अब ये 2 बची हुई फलकें भी तो सर्वांग सम ही हैं और इन्हें ढकने के लिए हमें उनके क्षेत्रफल L गुणा B के बराबर कागज की आवश्यकता होगी। अच्छा, तो हमें इस घनाभाकार डिब्बे को ढकने के लिए आवश्यक कागज ज्ञात करने के लिए केवल इन 6 सतहों के क्षेत्रफलों का योग करना होगा। और थॉमस, क्या तुम जानते हो किसी भी त्रिमीय आकार के सभी फलकों के क्षेत्रफलों के योग को उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल
टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। मानस, क्या हमें किसी भी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ढूंढने के लिए हर बार इतनी लंबी प्रक्रिया का इस्तेमाल करना होगा? मुझे तो ये सोच के ही चक्कर आ रहे हैं। अरे नहीं थॉमस, चलो हम इसे सरल तरह से लिखकर इस तरह से घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक सूत्र बना लें। और थॉमस, क्या तुम एक और दिलचस्प बात जानते हो? किसी भी घनाभ के तल एवं शीर्ष फलकों को छोड़कर जो फलकें बचती है, उनके क्षेत्रफल के योग को हम उस घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लैटरल सरफेस एरिया कहते हैं। ये तो बहुत रोचक है। इसका मतलब इस लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई h के घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इन 4 आयताकार फलकों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। लेकिन इनमें भी सर्वांग सम फलकों के 2 युग्म हैं, इसलिए हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। मानस, हमें घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र भी मिल गया। मैं इन सूत्रों में अपने डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 6, 3 और 12 सेंटीमीटर लिख लेता हूँ। देखो थॉमस, हमारे घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया 252 वर्ग सेंटीमीटर है और डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लैटरल सरफेस एरिया 216 वर्ग सेंटीमीटर है। हमें अपने घनाभाकार डिब्बे को पूर्णतः ढकने के लिए 252 वर्ग सेंटीमीटर का कागज लगेगा। मानस, आज हमने 2 नए सूत्र सीखे। चलो मैं इन्हें जल्दी से अपनी गणित की सूत्र पुस्तिका में लिख लेता हूँ। चलो अब हम वापस लौटकर इस डिब्बे को सुंदर रंगीन कागज से सजा लें और अपनी अध्यापिका को दे दें। दोनों दोस्तों ने मिलकर उस उपहार को सुंदर रंगीन कागज से सजाकर अपनी अध्यापिका को तोहफे में दे दिया। दोस्तों, यदि एक घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, तो क्या आप इस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लैटरल सरफेस एरिया ज्ञात कर सकते हैं? हम इस प्रश्न का हल अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप अपने दोस्तों के साथ इसका हल ढूंढने का प्रयास कीजिए। इस वीडियो में आज हमने घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का अध्ययन किया। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड का अध्ययन किया था। दोस्तों, क्या आपने पिछले वीडियो में पूछे इस प्रश्न का हल ढूंढ लिया? घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया का ये सूत्र है, जहां L, B और H क्रमशः घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। हम यहाँ L, B और H की जगहों पर क्रमशः डिब्बे की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर लिख लेंगे। इस तरह आगे हल करने पर डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 230 वर्ग सेंटीमीटर मिलता है। अब ठीक इसी तरह से हम घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लैटरल सरफेस एरिया के सूत्र में भी L, B और H की जगहों पर क्रमशः डिब्बे की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर लिख लेंगे। डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 80 वर्ग सेंटीमीटर है। शाबाश दोस्तों, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अब चलिए आज इस वीडियो में हम घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड पर आधारित दिलचस्प उदाहरण देखें। मानस, तुम इस सूटकेस के साथ क्या कर रहे हो? क्या तुम छुट्टियां मनाने कहीं जा रहे हो? अरे नहीं थॉमस, मैं इस सूटकेस के लिए कवर सिलवाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे सूटकेस की इन 4 सतहों को ढकने के लिए
कितने कपड़े की जरूरत होगी? मानस, इसका हल हमें गणित के द्वारा मिल सकता है। इसका मतलब तुम जानते हो ना मानस? बिल्कुल, इसका मतलब ये गणित का समय है। मानस, सूटकेस एक घनाभ है और तुम्हें केवल इसकी यही खड़ी सतहों को ढकना है। गौर से देखकर बताओ कि ये खड़ी सतहें सूटकेस का कौन सा हिस्सा है? अरे हाँ, ये तो इस घनाभाकार सूटकेस की पार्श्व सतह है। बिल्कुल सही। इसका मतलब इन सतहों को ढकने के लिए हमें जिस कपड़े की जरूरत होगी उसकी माप इस घनाभाकार सूटकेस के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लैटरल सरफेस एरिया के बराबर होगा। तो क्या अब तुम सूटकेस को ढकने के लिए कितना कपड़ा लगेगा, इसका उत्तर ढूंढ सकते हो? दोस्तों, अगर सूटकेस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 1.5 फुट, आधा फुट और 1 फुट हैं, तो क्या आप इस घनाभाकार सूटकेस का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लैटरल सरफेस एरिया ढूंढ सकते हैं? आप चाहें तो वीडियो को रोककर इसका हल ढूंढ सकते हैं। सूत्र पुस्तिका में लिखे सूत्र के अनुसार घनाभ क्यूबॉइड का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लैटरल सरफेस एरिया ये है, जहां L, B और H क्रमशः घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। सूटकेस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 1.5 फुट, आधा फुट और 1 फुट है। चलो मैं इन नापों को यहाँ L, B और H की जगहों पर लिख लूं। देखो थॉमस, सूटकेस की इन सतहों को ढकने के लिए मुझे 4 वर्ग फुट कपड़े की जरूरत है। शाबाश मानस, लेकिन कपड़ा खरीदने के लिए तो तुम्हें काफी रुपए लगेंगे। क्या तुम जानते हो कि दर्जी 1 वर्ग फुट कपड़ा 40 रुपए में बेचता है? 1 वर्ग फुट कपड़े के 40 रुपए और सूटकेस के लिए मुझे 4 वर्ग फुट कपड़ा चाहिए। इसका मतलब मुझे कुल 40 गुणा 4 160 रुपए लगेंगे। माँ ने मुझे 200 रुपए दिए हैं, तो मैं ये कपड़ा खरीद सकता हूँ। चलो अब हम जल्दी से अपनी दुनिया में लौटकर तुम्हारे सूटकेस को ढकने के लिए कपड़ा खरीद लें। दोनों दोस्तों ने दर्जी से 4 वर्ग फुट कपड़ा खरीदकर मानस के सूटकेस के लिए सुंदर कवर सिलवा लिया। इस उदाहरण के साथ हमने देखा कि किस तरह घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड पर आधारित हमारी दैनिक जीवन की समस्याओं को हल किया जा सकता है। अरे यार 2 मिनट रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या? अभी बता रहा हूँ, पहले आपको बताओ या सबको बताओ? चल रिलैक्स। नहीं यार, हमेशा ऐसे ही होता है। मेरा शो चालू होने से पहले ना लोग पूछने लगते हैं, मेरा कैमरा क्रू, मेरे दोस्त यार फोन करने लगते हैं कि आज कौन सी कहानी बताओगे। अरे यार 1 मिनट, पहले सबको बताऊंगा, फिर साथ साथ आप भी देख लेना, उन्हें अलग बताओ। ऐसा नहीं होता यार। सही कह रहे हैं यार, लोगों को हमारा शो पसंद ही इतना आ रहा है। हाँ यार, और देखते ही देखते स्मृति, हम हमारे शो के लास्ट 2nd एपिसोड में आ गए हैं। हाँ, मैं हूँ आपके साथ स्मृति और मैं हूँ आपके साथ रोहन, और हम दोनों आपका स्वागत करते हैं हमारे इस शो में, जिसका नाम है एन एडवेंचरस गाइड टू बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इन इंडिया, यानी भारत में उद्यमी बनने की रोमांचक कहानियां। शो में हम दिखाते हैं उद्यमियों की सच्ची और रोमांचक कहानियां और उनसे सीखते हैं नया कौशल। तो आज की हमारी जो स्टोरी है स्मृति, उसका नाम है द अल्टीमेट एंटरप्रेन्योर इज द स्ट्रीट कार्ट एंटरप्रेन्योर, यानी ठेला गाड़ी वाले उद्यमी कमाल के उद्यमी। और इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक ठेले वाले की आवाज से कई और लोग अपना ठेला लगा लेते हैं, कैसे ये लोग उद्यमी बनते हैं। चलो देखते हैं, आइए साथ देखते हैं। ठेला गाड़ी वाले उद्यमी कमाल के उद्यमी। कौशलेंद्र की 10वीं की बोर्ड परीक्षा अभी खत्म हुई थी। हालांकि उसे पढ़ाने के लिए उसके माता पिता को काफी संघर्ष करना पड़ा था। गया में रहने वाले इस परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। उसने फैसला किया कि आगे पढ़कर कुछ हासिल नहीं होगा, न ही इससे उसे अपने जीवन में रोटी कमाने के लिए कोई फायदा होने वाला है। गर्मी की एक शाम को वो अपनी बहन के साथ बैठा और उसने अपनी योजना के बारे में उसे बताया कि वो कैसे अपनी जीविका के बारे में सोच रहा है।
आखिर क्या हो सकता है? कुछ समय के बाद उन्हें एक ठेले वाले की आवाज आई, तरबूज ले लो, तरबूज। और इस तरह उसे विचार सूझा। वो तेजी से उसके ठेले की ओर दौड़ा और उसे गौर से देखने लगा। उसे याद आया कि उसके पास एक पुरानी साइकिल थी और कुछ पुराने टायर भी। पहले उसके पिता इसी साइकिल से चीनी मिल जाते थे, लेकिन अब वो बंद हो चुकी थी। इसके अलावा उनके घर पर वो छोटा सा पलंग भी था जो बच्चों के सोने के लिए इस्तेमाल होता था। कौशलेंद्र और उसकी छोटी बहन कुशल इन सब बातों पर चर्चा कर रहे थे। कुशल 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। आखिर वो क्या हो जिससे वो अपनी जीविका कमा सके। अगले दिन वे घर से उन सब चीजों को लेकर निकल पड़े जिनके दोबारा इस्तेमाल से वो अपनी इस नई योजना के लिए ठेला गाड़ी बनाने वाले थे। एक सेहतमंद ठेला गाड़ी। उन्होंने साइकिल के पुराने टायरों पर छोटा सा पलंग बिछा दिया। फिर उन्होंने खट्टे मीठे आम बेचने शुरू किए, जिसे अलग अलग ढंग से काट कर वे पत्तों की हरी, पीली, नारंगी प्लेटों पर बेचते। अगले मौसम में उन्होंने जामुन और नाशपाती बेचा। लेकिन इतने से बात नहीं बनी। कौशलेंद्र के कई दूसरे दोस्त भी थे जिन्हें अपनी जीविका खोजनी थी। उसने रजिया, विकास, रमन, बाबू, छोटू और अम्बरीन को अपने घर बुलाया और उन्हें अपनी ठेला गाड़ी दिखाई। उनकी बातचीत शुरू हुई। सभी लोग सोचने लगे कि वो भी क्या ऐसी ही किसी योजना पर काम कर सकते हैं। उन्होंने बाजार में एक जगह को चुना जहां वे सब अलग अलग ठेला लगाएंगे ताकि लोगों को अलग अलग चीजें मिल सके। इसके बहुत अच्छे परिणाम हुए। इस तरह ठेला गाड़ियों का एक गुट बन गया। ये शानदार रविवार था। ये लोग सिर्फ सोमवार से शुक्रवार तक काम करते थे। अपने आसपास ठेला गाड़ी उद्यमियों को देखिए, उनकी कहानी के बारे में जानिए, उसे सभी से बांटिए। जानिए कि आखिर क्या टिकाऊ है, स्थानीय क्या है, रिसाइकल क्या है, जिसे प्रेम से बनाया गया है। जब आप अपना स्वादिष्ट नाश्ता कर रहे हो तो सोचिए कि आप कैसे उद्यमी बन सकते हैं। आप अपनी ठेला गाड़ी कहाँ लगा सकते हैं? ये किससे बनी होगी? इस पर आप क्या बेचेंगे? ये कौन सी समस्या सुलझाएगी? आप प्लास्टिक की प्लेटों, स्ट्रॉ इत्यादि से कैसे बच सकते हैं? क्या कौशलेंद्र और कुशल ने आपको प्रेरणा दी है? स्ट्रीट कार्ट एंटरप्रेन्योर लॉन्च। रास्ते के ठेले का उद्यम का अभ्यास आपको 4-4 का दल बनाकर पूरा करना होगा। अपने मोबाइल से तस्वीरें ले, वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड करें और नोट्स बनाएं। कहानी से आपने सीखा कि ठेले पर व्यापार करने वाला हर इंसान उद्यमी है। अब इस अभ्यास से हम सीखेंगे कि कैसे ठेले पर व्यापार किया जा सकता है। पहला भाग, ठेले पर उद्यम से संबंधित अभ्यास पुस्तिका में कुछ सवाल है, उनके जवाब दें। इसके बाद पुस्तिका में दी गई चेकलिस्ट से निश्चित करें कि आपकी योजना वास्तविक है या नहीं। दूसरा भाग, अपने ठेले का चित्र बनाएं। उसमें लिखें कि कहां पर क्या सामान रखेंगे। अपना शोध और पुस्तिका में लिखे हुए अन्य सवालों के जवाब लिखें। तीसरा भाग, अब अपने ठेले का स्थान निर्धारित करें। ऐसी जगह खोजें जहां आपको अधिक से अधिक ग्राहक मिले, लेकिन किसी को कोई परेशानी ना हो। अब अगली गतिविधि पढ़ें और एक सफल उद्यमी बनकर समाज की समस्याएं सुलझाएं। यही तो है एक सच्चा उद्यमी जो सबको साथ लेकर चलता है। बिल्कुल। और स्मृति, मुझे लगता है कि हमारी इस कहानी से एक कौशल जो बहुत जरूरी सामने निकल के आता है वो है डिजाइन थिंकिंग स्किल्स, जिसका मतलब चलो हमारी किताब उठाते हैं, पन्ने पलटते हैं और मैं आपको पढ़ के बताता हूं। चलिए पढ़ते हैं। डिजाइन थिंकिंग यह एक रचनात्मक प्रक्रिया है जो समस्या सुलझाने में मदद करती है। सबसे पहले किसी समस्या की पहचान करना, उसके बाद उस समस्या का कारण पता करने के लिए लोगों से पूछना और शोध करना, नोट्स बनाना।
मिली हुई जानकारी का अभ्यास करना, समस्या को हल करने के लिए एक मॉडल यानी रणनीति बनाना, अपने प्रोटोटाइप, मॉडल या रणनीति को लोगों को दिखाकर उनसे पूछना कि इस बारे में वो क्या सोचते हैं, अपने प्रतिरूप में बदलाव करना, इसका परीक्षण एक बार फिर से उन लोगों के साथ करना जिन्होंने आपको बताया था कि समस्या का कारण क्या है। डिजाइन प्रक्रिया का पालन करना किसी भी समस्या को हल करने और उद्यमी बनने की कुंजी है। हाँ, इस कौशल का हमने भरपूर इस्तेमाल कौशलेंद्र की कहानी में देखा, कैसे उसने अपने घर के पुराने सामान से एक ठेला बनाया एंड उसे एक व्यवसाय शुरू किया। बिल्कुल, ये किसी भी काम के लिए एक बहुत ज्यादा जरूरी कौशल है। जैसे हमारे शो के लिए हमने पहले इस कौशल यानी डिजाइन थिंकिंग स्किल का ही इस्तेमाल किया। सोचा कि ये शो कैसा होगा, लोगों को अपना आइडिया बताया, उनसे फीडबैक लिया, फिर उस फीडबैक पर काम किया, फिर देखा कि क्या सही है, क्या गलत है, आप लोगों को क्या पसंद आएगा। इन सब चीजों के बाद हमने हमारा ये शो डिजाइन किया और आपके लिए बनाया और आपके सामने लेके आए हम ये। हाँ तो रोहन, अब इस बुक को रखते हैं और हमारी एक्टिविटी बुक को उठाते हैं और इस कहानी पर निर्धारित हमारी एक्टिविटी को पूरा करते हैं। तो स्मृति, आज की एक्टिविटी के लिए हम एक्टिविटी बुक में दिए गए कुछ सवालों के उत्तर देंगे, जैसे कि मैं क्या बनाऊंगा या क्या बेचूंगा, मेरा काम और लोगों के काम से कैसे अलग होगा। फिर अपने ठेले का चित्र बनाएं और नीचे अपनी रिसर्च यानी शोध लिखें। बिल्कुल ऐसे और सवालों के जवाब लिखें और बताएं कि आप अपना ठेला कहां लगाएंगे, किस टाइम लगाएंगे और आपके ग्राहक कौन होंगे। ये सब भाग पूरा करने के बाद आपका ठेला कैसा दिखेगा, वो कहां जाएगा, उसका चित्र बनाएं। और जब आपका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो उसको सीधा हमारे इस एड्रेस पर भेज दें। हम आपके ठेले का आइडिया जानने का बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। तो आज का शो यही खत्म होता है, आपसे फिर मिलेंगे हमारे अगले शो में। अगला यानी कि हमारा लास्ट शो। सो आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखिए, अपनी एक्टिविटी बुक को कंप्लीट करके हमको भेजते रहिए। फिर मिलेंगे अपने लास्ट शो में आपसे। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू। सो ये थी हमारी आज की कहानी आपके लिए। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लेकिन अब इस कहानी पर बेस्ड आपके साथ हम एक क्विज खेलेंगे जिसका जवाब देकर आप जीत सकते हैं ये शानदार किताब जिसका नाम है भारत में उद्यमी बनने की रोमांचक कहानियां। तो आपको हमें कॉल करना है इस नंबर पर या फिर अपने मोबाइल में हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए और सभी क्विज के सवालों के जवाब दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्विज। पहला सवाल, आपके घर के आसपास लोग जीवन यापन के लिए क्या करते हैं? सेकंड क्वेश्चन, ठेले वाला सबसे बेहतरीन उद्यमी क्यों है? तीसरा सवाल, क्या आपको लगता है कि आप जहां रहते हैं वहां आप एक स्ट्रीट कार्ड व्यवसाय शुरू कर सकते हैं? फोर्थ क्वेश्चन, क्या आप जलवायु परिवर्तन के बारे में जानते हैं? पांचवा सवाल, जलवायु परिवर्तन के पीछे क्या कारण है? आप अपना जवाब स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर जरूर भेजें या फिर अपने स्मार्टफोन में हमारी ऐप डाउनलोड करें और वहां भी अपना जवाब भेज सकते हैं। तो जैसा स्मृति ने कहा, अगर आप वैसा करेंगे तो पहले 500 विद्यार्थी जो सही जवाब देंगे वो जीत सकते हैं हमारी ये किताब जिसका नाम है भारत में उद्यमी बनने की रोमांचक कहानियां। तो देर किस बात की है, फोन उठाइए और नंबर घुमाइए।